आजकल चाय वालों को थोड़ा सा आराम से बताइएगा वो तो एक प्रेरणा का स्रोत है कि जो असाइनमेंट मिला है वो परफॉर्म करने में मजा आता है। मोटिवेशनल स्पीकर है, कोच है, कंसल्टेंट है, 3 ई पे काम करता है। इंडियन मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में कोई बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है या सेम है लगभग? ये जो इंडस्ट्री है ना, शुरुआत अमेरिका में हुई थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में विचार आप किससे समझना चाहता हूँ? हर कोई इंसान ना कुछ तो पाना चाहता ही है। नौकरी कर रहा था, वो 60 साल के बाद अपने आप को खराब, बेकार या ऐसा क्यों मान लेता है? रिटायर का मतलब होता है री अटायर। आपको अपनी अटायर चेंज करनी है, जैसे पोशाक हम चेंज करते हैं, रोल चेंज कर सकते हैं। रोल चेंज करो। एक बार आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ पॉडकास्ट विद डॉक्टर आशीष रौदगी के नए एपिसोड। इस प्रोग्राम में मेरी कोशिश रहती है कि आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से कराएं जो बिजनेस में आपको कुछ करने के लिए प्रेरित कर सके। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग की दुनिया में जिन्हें महारत हासिल है और इनकी कंपनी पॉसिबलर्स नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरह से ख्याति प्राप्त है। तो हम आइए स्वागत करते हैं श्री तापस दास मोहपात्रा जी का। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। जी सर, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि किस तरह से आपकी यात्रा शुरू हुई और आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, फिर किस तरह से आप कॉर्पोरेट कोचिंग की दुनिया में आए। देखिए जी, रहने वाला तो मैं उड़ीसा का हूँ जी, और जगन्नाथ जी की धरती से। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और रौरकेला मेरा होम टाउन है। पैदाइशी मेरी दिल्ली हुई थी। पिताजी एस्कॉर्ट्स राजदूत एक कंपनी है, उसमें कार्यरत थे। तो फिर वो गए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो रौरकेला में स्थित है। तो मेरी पढ़ाई तो वहीं हुई, इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन तक वहीं था। वंडरफुल। तो उसके बाद फिर मैं दिल्ली आना हुआ और दिल्ली में फिर मैनेजमेंट की, साइकोलॉजी की पढ़ाई की। और इस प्रोफेशन का उस वक्त मेरे ख्याल से उतना लोगों ने एक्सप्लोर किया नहीं था जी, ना कि हमें कोई नॉलेज थी। सो जस्ट इट फेल इन प्लेस। तो चीज़ें होती गई, लोग जुड़ते गए और ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि वो काम होता गया। तो बाई चांस है बाई चॉइस? पहले तो बाई चांस है। अच्छा, बाई चांस है, चॉइस में नहीं थी। बट कुछ चीज़ें जो बचपन से होती आ रही हैं आपके साथ, वो कई बार ना जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको एहसास होता है कि वो चीज़ें इसीलिए हुई थी कि यहाँ काम आए। जैसे मेरे जीवन में माता जी मेरी पढ़ी लिखी उतनी थी नहीं, लेकिन उनकी एक बड़ी अच्छी आदत थी जो मुझे बहुत वर्षों बाद एहसास हुआ कि वो रोज एक मैगजीन आती थी हमारे घर में, युग शक्ति गायत्री, ये गायत्री परिवार की तरफ से। शांति कुंज हरिद्वार वालों की। हाँ जी, बिल्कुल। तो उसकी सब्सक्रिप्शन थी हमारे पास लाइफ। अच्छा। और अगर उस मैगजीन को आप देखो, हर पेज पे कहानी होती है, छोटी कहानी होती है। तो मेरी जो माता जी हैं वो हमेशा सुनाती थी रोज कोई ना कोई कहानी, और मैं सुनता था। भाई बहन हम 3 थे, लेकिन क्योंकि मैं सुनता था रुचि लेके, तो वो मुझे ज़्यादा सुनाती थी। अच्छा। तो एक तो उसका असर बहुत रहा, कहानियाँ सुनने का, कहानियाँ बताने का। दूसरा मुझे लगता है जो सवाल आपने पूछा, मतलब थिंग्स शेप यू डिफरेंटली इन चाइल्डहुड। राइट। जो हमारी प्राइमरी स्कूल थी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, क्लास 1 से 5 तक, तो हमारे एक प्रिंसिपल होते थे डॉक्टर सिंह जी। पता नहीं आज जीवित है या नहीं है, लेकिन मैं उनको कभी थैंक यू नहीं कर पाया, लेकिन उनका योगदान बड़ा है इनडायरेक्टली। जी। उन्होंने एक प्रथा शुरू की थी कि कोई भी बच्चा किसी भी कंपटीशन में जाता है, ड्राइंग में, डिबेट में, दौड़ में, उसको शील्ड कप तो देंगे लेकिन उसके साथ किताबें देंगे। बहुत तो बढ़िया। फर्स्ट प्राइज जिसको मिलती थी उसको 3 किताबें देते थे जी। और सेकंड को 2, थर्ड को 1, ऐसा। तो मेरे पास बड़ी सारी किताबें आ गई। अच्छा, उस समय पढ़ाई लिखाई में मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा मैं था, लेकिन इन किताबों में रुचि बहुत हो गई क्योंकि वो कहानियाँ थी। तो क्लास 1 से 5 तक काफ़ी किताबें मैंने पढ़ी जो मुझे प्राइज़ में मिलती थी। और मुझे बाद में एहसास हुआ ग्रेजुएशन में जाके कि वो जो सारी किताबें थी वो ग्रीक लिटरेचर की थी। वंडरफुल। उनकी कहानियाँ थी। तो ग्रीक लिटरेचर की पढ़ाई तो हमने की नहीं थी स्कूल में कभी। तो जब इंग्लिश लिटरेचर में मैं गया तो मुझे समझ आया, चाहे वो क्यूपिड हो, एटलस हो, चाहे वो आइकरस है, सब समझ में आने लगा। हाँ, ये सारी कहानियां मेरे में थी, लेकिन उसकी कोई एनालिसिस नहीं थी। तब मुझे साइकोलॉजी में इंटरेस्ट हुआ कि ये जो कैरेक्टर्स हैं, व्हाई दे बिहेव द वे दे डू। तो कई चीज़ें जो आपने पूछा वो चांस थी, बाई चांस। फिर जब अपॉर्चुनिटी मिली तो उन चीज़ों का उपयोग हुआ और लोगों को भी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। तो मुझे तो लगता है गॉड हैज़ बीन काइंड एंड आई कुड गेट गुड पीपल विथ मी। तो ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है पॉसिबलर्स, मैं चाहता हूँ इसके बारे में आप थोड़ा सा
बताएं कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन है, क्या क्या ये करती है और कहाँ कहाँ पे। मैं देख रहा था आपके प्रोफाइल में कि ये 24-25 देशों में आपने ट्रेनिंग दी हुई है, बहुत सारी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आप वो अपना प्रोफाइल बताएं पूरा। देखिए, कार्यरत तो हम थे 2001-2 से, सुरेश मोहन सेमवाल और मैं, जी, हम दोनों इस फील्ड में थे। आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, ऊपर वाले की कृपा है, क्योंकि मुझे जो एहसास होता है कि जब आप किसी और सिटी से आते हैं और दिल्ली में पहला कदम रखते हैं, और अगर आपको कोई वहाँ के स्थित कोई व्यक्ति मिले, मेंटोर की तरह, भाई की तरह, राइट, तो एक हिम्मत सी बढ़ जाती है। जी, तो दोनों हमने काफ़ी प्रोग्राम किए, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री में, फिक्की में, कॉरपोरेट्स में, तो एक कारवां चलता गया। बहुत बढ़िया। फिर पॉसिबलर्स हम दोनों ने बनाई, एंड पॉसिबलर्स में कॉरपोरेट ट्रेनिंग है, कंसल्टिंग है, कोचिंग है, थिएटर है, तो काफ़ी अलग अलग डिविजन्स हैं। मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें हैं, लीगल प्रोग्राम्स भी होते हैं, फाइनेंस के भी होते हैं, वंडरफुल। और कुछ किताबें भी दोनों ने लिखी। जी, आपकी किताब भी है क्या, कुक टू शेफ माइंडसेट? हाँ जी, हाँ जी, कुक टू शेफ माइंडसेट। जी, तो उस बुक में क्या स्पेशल है, थोड़ा सा आप बताएंगे, उसे एक्सप्लेन करेंगे? उसमें क्या था, जब लोगों को मैं देखता था ना, जैसे मैं जिस तरह का बचपन मेरा भी था, तो कई बार ना लोगों को लगता है हम मेहनत बहुत करते हैं, जी, लेकिन हमें उस तरह की सक्सेस नहीं मिलती जो हमें लगता है हम डिज़र्व करते हैं। तो जब बहुत लोगों से आप मिलते हो, कई सक्सेसफुल लोगों से, कोई स्ट्रगलिंग से, कोई नॉट सो सक्सेसफुल से, तो आपको कई बारीकियां नज़र आती है कि क्या हुआ है, क्यों ऐसा है। तो इस बारे में जब मैंने सोचा, तो मुझे वो किताब की प्रेरणा मिली कि जो एक चाय वाला है, जो ये सड़क किनारे चाय बेचता है, या किसी कंपनी में किसी पैंट्री में चाय बेचता है, और मान लो मैं ही करता हूँ आजकल चाय वालों को थोड़ा सा आराम से बताइएगा, हमारे देश में प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अरे बिल्कुल, वो तो एक प्रेरणा का स्रोत है। जी, हाँ, वो तो बड़ी अच्छी बात है, वो अच्छी बात कही। लेकिन मान लो मैं एक कंपनी में कार्यरत हूँ, मेरा काम है चाय बनाना, और मुझे 10 साल हो गए, और आज मेरा कोई बॉस है, मुझे बुलाते हैं कि तपस तुम आगे बढ़ना चाहते हो? और मैं कह रहा हूँ हाँ बिल्कुल। कह रहे क्या करते हो तुम? मैं कहा सर मैं चाय बनाता हूँ। कितने कप बनाते हो? मैं कहा मैं 20-25 कप बना लेता हूँ। और हाईएस्ट कितना बनाया है? और मैं गर्व से कहता हूँ हाईएस्ट जी 40 तक बनाया जब गेस्ट आए थे। अब बॉस मुझे कहता है तुम बड़ा बनना चाहते हो? मैं कहा हाँ। कह रहा काम ज़्यादा करना चाहते हो? मैं कहा बिल्कुल। कह रहा ठीक है, कल मेरे ऑफिस में आओ, और वी आर इन द मिडल ऑफ सम मर्जर एक्विजिशन, सो विल गेट सम बिग टारगेट। तो मैं खुशी खुशी नेक्स्ट डे जाता हूँ कि सर आपने मुझे बुलाया था, और क्या काम है बताइए। वो कह रहे तपस कल से ना 1000 कप चाय बनानी है डेली। अच्छा, 1000 कप बनाना सुन के कि सैलरी बढ़ेगी, इंसेंटिव बढ़ेगी, खुशी तो होती है, लेकिन एक जिम्मेदारी भी मिलती है। और मैं सोचता हूँ कि जो मैंने 25 कप चाय में बनाता था, मेरा एक डिज़ाइन था चाय बनाने का, एक तरीका था कि 1 कप चाय में 2 चम्मच चीनी। अब 1000 कप चाय अगर मैं बनाऊंगा तो मुझे 2000 चम्मच चीनी डालनी पड़ेगी, जो एक दिन में संभव नहीं है। अब मैं ये कहूँगा कि इधर लक इज़ नॉट ऑन माई साइड, या शायद मैं उसमें असफल हो जाऊँ। जो कुक और शेफ़ है, इन दोनों में बुनियादी तो बहुत डिफरेंस है, लेकिन एक जो डिफरेंस है, कुक भी चाय बनाता है, शेफ़ भी चाय बनाता है, लेकिन शेफ़ जब बनाता है ना, तो उसमें वो मेज़रमेंट करता है कि 1 चम्मच चीनी का मतलब 7 ग्राम है, 2 चम्मच चीनी का मतलब 14 ग्राम है। तो उसको जब आप 1000 कप कहते हो, वो 14 किलो चीनी डालकर फ्री हो जाता है। अच्छा, उस फ्री टाइम में वो नेटवर्किंग पे ध्यान देता है, नॉलेज अपग्रेडेशन पे ध्यान देता है, अपने क्वालिटी को बढ़ाता है, और उसको वो लक कहता है। और लक जो मैंने किताब में भी लिखी है, लक का मतलब है लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, क्योंकि लेबर तो सारे कर रहे हैं, करेक्ट नॉलेज वो है जो इस इंसान को ज्ञात है कि मैंने जो चीनी डाली है वो 7 ग्राम डाली है। तो इससे 2 चीज़ें होती हैं जो शेफ को महसूस होता है कि एक तो आई कैन स्केल अप माई बिजनेस, कि मैं अगर 25 का बना रहा हूँ और मुझे उसका डिज़ाइन पता है कि 1 कप चाय में 14 ग्राम चीनी डलती है, तो 1000, 2000, 5000 में कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे लगता है कि नहीं मुझे डिज़ाइन नहीं पता, तो कहीं ना कहीं मेरी एक सीमा निर्धारित हो जाएगी। वो 5 कप में हो सकती है, 20 कप में हो सकती है, 25 कप में हो सकती है। दूसरा, जब आप लीडरशिप पोजीशन पे आते हो
तो आपको अपनी नॉलेज ट्रांसफ़र करनी है। राइट। और अगर मेरे पास वो नॉलेज उचित मात्रा में नहीं है, सही डेटा के साथ नहीं है, तो मैं वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। मुझे कोई अगर पूछे कि आप शेफ़ हो और चाय बनाते हो, मुझे भी बनानी है, कैसे बनाऊँ मैं, तो या तो मुझे याद है कि 14 ग्राम चीनी डालो और चाय बन जाएगी। राइट। अगर मुझे नहीं है, फिर मैं कहूँगा नहीं, मेहनत करो, लगन से मेहनत करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। तो उसमें फिर फ्रस्ट्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जो किताब की बेस है वो इन दोनों में काम करने का जो तरीका है, देखो जुनून दोनों में, डेडिकेशन दोनों में, राइट। प्रोसेस का अंतर है। तो उसी पे ये आधारित है कि काम सारे करते हैं, चाय सारे बनाते हैं, तो एक कुक बनता है, एक शेफ बनता है। क्या इसे हम स्किल और डिसिप्लिन कह सकते हैं? डिसिप्लिन इज अ पार्ट, डिसिप्लिन इज अ पार्ट। हाँ, एंड स्किल ऑब्वियसली, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राइट। लेकिन इसमें जो मुझे समझ आता है कि अगर मान लो मैं चाय बनाता हूँ, मुझे कोई कहे यार रुक जाओ, जो चीनी डाल रहे हो ना तुम, इससे पहले थोड़ा वजन कर लो और उसको लिख लो, राइट। तो मे बी आई विल नॉट लाइक दैट, बिकॉज दैट विल मेक माई प्रोसेस स्लो। मुझे लगेगा मैं तो स्लो हो जाऊंगा। राइट। मैं तो चाय बना लेता था 10 मिनट में, और ये जो मुझे कह रहे हैं कि इसको लिखो और इसमें विचार करो, इसको वजन करो, तो स्लो हो जाऊंगा। लेकिन मुझे बड़ी एक किसी किताब में मैंने पढ़ा था कि लाइफ इज नॉट ए स्प्रिंट, इट इज़ ए मैराथन। मैराथन। तो 100 मीटर के दौड़ में तो आप शुरू भी फास्ट करते हो, एंड भी फास्ट करते हो, लेकिन मैराथन में स्लो इज फास्ट, फास्ट इज स्लो। तो आप शुरू में स्लो हो जाओगे, हाँ, स्टार्ट में स्लो रहेगा। स्टार्ट में स्लो रहोगे, मेथोडिकल रहोगे, लेकिन उसका फायदा लॉन्ग टर्म में बहुत है। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। तो उसी पे ये बेस है किताब। तो सर, आपके पास एक लंबा एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स का। जी। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आप 5 ऐसी चीज़ें बताएं जो आपको लगता है ट्रेनिंग आप दे रहे हैं, और 5 ऐसी चीज़ें जो आप देना चाहते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है या दोनों एक ही हैं? ये ट्रेनिंग इतने साल करने के बाद जो मुझे समझ आया है, जी। एक है कंटेंट, जिसमें काफ़ी बदलाव होते रहते हैं, राइट। क्योंकि हमारे सामने जो ऑडियंस होती है, खास करके कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में या परिवार में भी आप देखोगे, दिन ब दिन ना एक्सपोजर बढ़ता जाता है। राइट। अगर बचपन में मैं 5 चीज़ों के बारे में जानता था, आज मेरे बच्चे 50 चीज़ों के बारे में जानते हैं, थैंक्स टू इंटरनेट, थैंक्स टू इजीली एक्सेसिबल नॉलेज। तो जब आप किसी व्यवसाय में ऐसे रहते हो, और ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, क्योंकि हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब आप 50-100 लोगों के सामने खड़े होते हैं और उनको लगता है कि इनको सुनने के बाद हमारे विचारों में, हमारे काम करने के तौर तरीके में कुछ बदलाव आएगा, तो इट्स मोर ऑफ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी दैन शेयरिंग योर नॉलेज। तो उसमें कंटेंट अपग्रेडेशन तो हमेशा रहता है, जो आपने बिल्कुल सही कहा। दूसरा, लोगों के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के ज़रूरत के हिसाब से हमें उस ट्रेनिंग को कस्टमाइज करते हैं। राइट। उम्र है, डेमोग्राफिक है, साइकोग्राफिक है, प्रोफाइल, उसके हिसाब से चेंज करते हैं। हाँ। तो जो चीज़ आपने पूछा, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो हम आज भी सीख रहे हैं, आज भी करना चाहते हैं, बिकॉज हमें लगता है बिकॉज इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, द मोर वैल्यू आई ऐड टू माई कस्टमर, तो नीड फुलफिल होती है, लोगों को अच्छा लगता है और हमें भी एक ग्रोथ का एहसास होता है। हाँ, मतलब मेरा वही क्वेश्चन था कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो असाइनमेंट मिला है वो परफॉर्म करने में मज़ा आता है, या जो कई बार अपने दिल की आवाज़ आती है कि यार ये मुझे सिखाना है, ये मुझे बताना है। हाँ, इसमें ये बिल्कुल बड़ी रोचक बात आपने कही है। होता क्या, एक तो जिम्मेदारी आपको है कि आपने किसी को सिखाना है कि अपने काम को दायित्व के साथ करें, डिसिप्लिन के साथ करें। जैसे अभी आपने कहा स्किल एंड डिसिप्लिन, अब ये हमें डिलीवर करना है, तो ये कस्टमर की अगर नीड है तो हमें उसको फुलफिल करना है, तो ये हमारा स्केलेटल है, ये हमारा बेस है। लेकिन जब आप उसको बताओगे तो हर किसी का बताने का तरीका अलग है, एंड हाउ यू पिकअप एग्जाम्पल्स वो अलग है। तो मुझे लगता है ना, हर जो मोटिवेशनल स्पीकर है, कोच है, कंसल्टेंट है, 3 ई पे काम करता है। कुछ चीज़ें ना वो अपने एक्सपीरियंस से लेके आता है, और हर इंसान की जो लाइफ है वो जर्नी अलग है। ऊपर वाले ने उसको डिफरेंट सिचुएशन में रखा है, डिफरेंट परिवार में जन्म दिया है, और हालात उसके लाइफ में बदलते गए। तो अपने एक्सपीरियंस से आपको चुनते हो कि मुझे अगर ये डिसिप्लिन के बारे में बातें करनी है तो मैं किस तरह के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करूं।
तो मेरे जीवन के कुछ किस्से कहानियाँ होंगी। अच्छा, कुछ चीज़ें एक्सपर्टीज़ होती हैं जिस फील्ड में आप पढ़ाई करते हो, मैनेजमेंट है, साइकोलॉजी है, न्यूरोसाइंस है, किसी के मेडिकल फील्ड है, किसी की लीगल है, तो वो अपने डोमेन नॉलेज से उस चीज़ को समझाता है कि अगर आप इसको जिम्मेदारी से करोगे, डिसिप्लिन से करोगे तो एरर इतनी होगी, नहीं है तो इतनी होगी। दूसरा है एक्सपोजर, है कि दिन दुनिया में ना आपने देखा कितना है, जिसको कॉरपोरेट में हम बेंचमार्किंग भी कहते हैं, कि आपने कोई चीज़ आप खुद करना चाहते हो, आपने इस कंपनी में देखा, उस कंपनी में देखा। तो ये जो 3E है वो पर्सनल होता है, तो उसमें ना फ्लेवर ऐड होता है। तो जो दिल की इच्छा जो आपने कही है वो फिर आप अपने एग्जाम्पल्स में, अपनी कहानियों में, अपने डोमेन नॉलेज को इस्तेमाल करके कर पाते हो। इसलिए हर ट्रेनर अलग होता है, हर स्पीकर अलग होता है, क्योंकि उसकी जीवन अलग है, उसका जीवन को देखने का नज़रिया अलग है, उसका एक्सपोजर डिफरेंट है। लेकिन जो स्केलेटल है, जो बेस है, डिलीवरेबल्स है, वो मोरलेस सेम रहती है जो कस्टमर की डिमांड है। तो ट्रेनर, जो अच्छा ट्रेनर होता है, वो दिल से ट्रेनिंग देता है या दिमाग से? देखिए, दिमाग से ट्रेनिंग जब आप देते हैं वो भी पॉसिबल है, राइट। वो तब होती है जब आपने कुछ ऐसा को सिखाना हो जो बड़े ड्राई है, मतलब उसमें कुछ वेरिएशंस नहीं है, उसमें आपको इंटरेस्टिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई आपको पूछे कि यहाँ से जहाँ बैठे हैं इंडिया गेट कितना दूर है, तो कोई बता रहा है 22 किलोमीटर है, कोई बता रहा है 17 किलोमीटर है। तो बड़ा फंक्शनल है, ये डेटा बेस्ड है, तो उसमें हो सकता है वेरिएशन उतना ना हो। लेकिन अगर उसको इंटरेस्टिंग बनाना है तो फिर दिल से करना बड़ा ज़रूरी है। दिल से करना जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कोई भी इंसान कुछ भी परफॉर्म करता हो स्टेज पे, राइट, वो अपनी एक छोटी दुनिया बनाता है स्टेज पे। उस दुनिया में वो लीन हो जाता है, खो जाता है, जिसको साइकोलॉजी में फ्लो कहते हैं। तो टाइम एंड स्पेस का ध्यान नहीं रहता। और माइकल जॉर्डन की मुझे बड़ी अच्छी एक बात याद आती है कि व्हेन यू एंजॉय योर प्रैक्टिस, पीपल एंजॉय योर परफॉर्मेंस। राइट। तो वो तो आपने बिल्कुल सही की, वो दिल से अगर नहीं है तो वो झलकता है, वो झलकता है कि नहीं नहीं नहीं, आप सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। अच्छा, मैं देख रहा था आपके प्रोफाइल में कि आपने काफ़ी खुद भी आप सेल्फ स्टडी भी करते हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल जो नॉलेज सेशन है वो आप अटेंड करते हैं। मैं देख रहा था टोनी रॉबिन्स का भी शायद आपने जाके स्पेशली अटेंड किया। तो क्या इंडियन मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में कोई बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है या सेम है लगभग, डेमोग्राफिक्स के अलावा? हाँ, ये ऑब्जर्वेशन आपकी सही है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ना, लाइक मैनी अदर इंडस्ट्रीज, शुरुआत अमेरिका में हुई थी, राइट। और चाहे वो जिग जिगलर साहब हैं, डेल कार्नेगी है, तो बहुत सारे लोगों ने शुरू की थी। जिम रॉन है जिनके टोनी रॉबिन्स स्टूडेंट थे। तो इंडिया में उस वक्त ये शायद आवश्यकता नहीं थी, या ऐसे कोई लोग नहीं थे जिन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन मुझे लगता है ट्रेडिशनली वी हैव बिन रिचर एंड आवर नॉलेज, चाहे वो वेदों की हो, चाहे ग्रंथों की हो, वो हमारे पास बहुत थी। हमारे पास वर्किंग मैनुअल ज़्यादा थे, बस उन्होंने थोड़ा सा मार्केटिंग अच्छे से कर दी। मार्केटिंग अच्छी की, या उसको बताने का जो सहज तरीका है, हाँ, सिंप्लीफाई किया। देखिए, जैसे हमारे ना योगा प्राणायाम भी हमारे यहाँ बहुत सालों से हो रही है, ऋषि मुनि करते हैं बहुत। लेकिन पतंजलि में रामदेव जी के आने के बाद ये मासेस तक पहुंची है। राइट। उसका कारण बहुत हो सकता है, लेकिन उनमें एक कारण जो मुझे सीखने को मिलता है कि द वे यू सिंप्लीफाइड। राइट। तो जो उस समय भी इंडस्ट्री है, ज़रूरी नहीं कि अमेरिका में वो चीज़ें शुरू हुई, हमारे यहाँ भी शुरू हो सकती थी, लेकिन अगर कोई उसको सिंप्लीफाई कर देता और आम भाषा में अगर समझा दे, वो आसान है। तो हमें लगता है जो पॉसिबल उसमें भी ना, मुझे लगता है कोई चीज़ समझानी हो, उसको जितने साधारण तरीके से आप समझा सकते हो, जितने सिंपल, साधारण, सरल भाषा में, उतना ही फायदा है। क्योंकि एक तो आप ज्ञान अपना बता रहे हो, उस ज्ञान को अगर आप कॉम्प्लेक्स करके बताते हो, लोग इम्प्रेस तो हो जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में हो सकता है उसका कोई असर ना। मतलब मज़ा बहुत आया, कानों को आनंद आया, दिल को आनंद आया, पर जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। और हो सकता है मज़ा भी ना आए लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। ओके। जैसे कोई मेडिकल डॉक्टर है, वो हमें किसी बीमारी के बारे में जो समझा देता है, आपको ये हुआ, ये हुआ, ये यहाँ ऐसा ऐसा,
हम हो सकता है उतनी ज्ञान हमें अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। अंदर ही अंदर आवाज आ रही हो भाई कहना क्या चाहते हो, लेकिन हमें समाधान नहीं पता। बिल्कुल। वंडरफुल सर। एक मेरी इंडस्ट्री है, मेरा पर्सनल क्वेश्चन है जी, और मैं डायरेक्ट सेलिंग में काम करता हूँ, बहुत अच्छा। ठीक है। और हमारे यहाँ एक बुराई है, हमारे यहाँ एक व्यक्ति ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के 3-4 दिन बाद वो अपने फेसबुक प्रोफाइल पे या हर जगह लिख लेता है मोटिवेशनल स्पीकर। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे उसे करेक्ट करता हूँ कि मैं बोलता हूँ मोटिवेशन वर्क्स व्हेन द स्किल सेट इज देयर। वाह। ठीक है। तो क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं एक दर्जी के पास कपड़ा लेके जाऊं और कहूँ शानदार शर्ट सिल दो, और उसने 2 दिन पहले ज्वाइन किया हो, तो मैं दुनिया के सबसे अच्छे ट्रेनर से भी अगर उसे सिखाऊंगा तो भी वो ये बताएगा तू सिल सकता है, तू सिल लेगा। ये तो हुआ सिर्फ एक प्योर ट्रेनिंग जिसे हम मोटिवेशन मानते हैं, बट एक्चुअली अगर मैं बोलूँ साइंटिफिकली मोटिवेशनल ट्रेनर का काम क्या है या मोटिवेशनल कोच जो है, इन दोनों में क्या अंतर है? ट्रेनर और कोच में भी अंतर है, मोटिवेशनल ट्रेनर और मोटिवेशनल कोच में, या सिर्फ जोश दिलाएगा या स्किल के साथ एक प्रॉपर पाथ दिखाएगा? नहीं, ये तो आपने डिफाइन कर ही दिया। स्किल के साथ प्रॉपर पाथ दिखाना ही कर्तव्य है जी। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ इसकी क्लिप के माध्यम से ये जरूर पहुंचे ये मैसेज, मैं इसकी रील बनवाऊंगा। नहीं, इतने साल में आशीष जी जो मुझे समझ आया है जी, कंटेंट इम्पोर्टेंट है। जो आप कह रहे हो ना, 2 दिन कोई को सीखता है फिर लिखता है मोटिवेशनल स्पीकर या कोच या कुछ भी, उसमें गलत नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है लॉन्ग टर्म में इंटेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए। राइट। जब आप स्टेज पर जाते हो या वन ऑन कोचिंग में जाते हो, आपको एक जिम्मेदारी मिलती है कि आप कुछ बातें ऐसे समझाओ जिससे उसके जीवन बेहतर हो जाए। बेहतर हो जाए। और बेहतर की डेफिनेशन 2 में है। उसमें है बेहतर वो फील करे आपकी बातें सुन के, और बेहतर बन जाए। बेहतर बन जाए। जहां बेहतर बनने की बात है वो स्किल लेवल पे होती है। राइट। लेकिन मैं उसको ऐसे बताऊं ताकि उसको इन्फीरियर ना फील हो, मैं अपने आप को सुपीरियर ना फील करूं, और मेरी इंटेंट ईमानदारी का हो कि मैं चाहता हूं कि उसके जीवन में कुछ अच्छा परिवर्तन आए, पॉजिटिव चेंज। बिल्कुल। वो इंटेंट जब साफ है ना, और आप सुपीरियरिटी से ऑपरेट नहीं कर रहे हो, तो सामने वाले को भी इन्फीरियर फील नहीं होता। लेकिन अगर खाली कंटेंट है, फिर आप में और किताबों में कोई फर्क ही नहीं रहा। बिल्कुल ठीक बात है। किताबें कंटेंट बेटर बताती हैं, और एआई के समय में सारी चीजें बता रहे हैं। नहीं सर, मैंने एक श्री श्री रविशंकर जी का एक कोट पढ़ा था कि जो दुनिया में सबसे अच्छा काम है वो है एलिवेटिंग द माइंडसेट। बिल्कुल। तो आप तो वही काम कर रहे हैं जी। यहाँ पे। एक जैसे कुछ आपसे बात कर रहा हूँ तो कुछ जिज्ञासाएं मेरे अंदर उत्पन्न हो रही है कि एक व्यक्ति जब आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स करते हैं तो आपको हर तरह के लोग मिलते हैं। जी। कुछ बेसिक लोग भी मिलते हैं जिनकी नॉलेज, जिनकी स्किल बहुत लो लेवल की जिसे काउंट होती है, और कुछ हाईली पेड सीईओज, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी आपको मिलते हैं। किन्हें सिखाना ज़्यादा कठिन है? नहीं, इसमें उम्र या जो पद है या प्रतिष्ठा है वो उतनी मायने नहीं रखता, क्योंकि किसी भी उम्र में कोई रिजिड हो सकता है, किसी भी उम्र में कोई स्टूडेंट बन सकता है। जितने नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट हैं, उसका एक डेटा आया है यूके का और यूएस का, नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट, दे हैव 3 times मोर हॉबीज दैन इवन आई हैव। मतलब एक आम इंसान की 3 हॉबीज होती हैं पूरे जीवन में, जो एवरेज है। नोबेल प्राइज जितने विनिंग साइंटिस्ट हैं उनके 9 हॉबीज होते हैं। इसका कारण क्या है? अगर आप 40-45 साल के करियर में कोई इंसान 9 हॉबीज परसू करता है, इसका मतलब एवरी 4 years ही बिकम्स ए स्टूडेंट। आज मैं कोई भी काम राइट, मोटिवेशनल काम कर रहा हूँ, कोचिंग कर रहा हूँ, कुछ और कर रहा हूँ, मैं अगर गिटार बजाने जाता हूँ तो मेरे से 6 साल का बच्चा अच्छा लर्न करेगा, फास्टर लर्न करेगा, नॉट बिकॉज ही इज मोर कॉम्पिटेंट, बिकॉज ही इज मोर फ्लेक्सिबल। दिस इज वंडरफुल। एंड हिज स्टूडेंट माइंडसेट इज इंटैक्ट, लर्निंग एपेटाइट उसकी हाई है। हो सकता है मेरे में थोड़ी रिजिडिटी आ गई हो, या मुझे लगता हूँ मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ, जो मेरे में ईगो हाई, फीलिंग आ जाती है कि मुझे सब आता है, सब आता है। या जो मेरे टीचर हैं, जो मेरे ट्रेनर हैं, उनके प्रति मैं जजमेंटल हो जाऊँ। बच्चा जो है वो जजमेंटल नहीं होता, उसको जो सिखा रहे हैं वो क्यूरोसिटी के साथ सीखता है। तो ना आज के दुनिया में इग्नोरेंस बड़ी बीमारी नहीं है जितना इनक्यूरोसिटी है, कि मैं क्यूरियस ही नहीं हो रहा हूँ। राइट। तो नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट इस चीज़ों को समझते हैं
कि आपके जीवन में जितनी हॉबीज होगी आपकी ईगो डिप्लीशन उतनी जल्दी होगा, लर्निंग एपेटाइट बढ़ती जाएगी। और अगर न्यूरो साइंस की बातें आप करो, हमारा जो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है विच इज़ एग्जीक्यूटिव फंक्शन का मालिक है, वो डिसीजन मेकिंग है, राइट रॉन्ग का विचार है, वो एक मसल के तरह है। वो उतना ही इफेक्टिव होगा जितना आप उसको इस्तेमाल करते हो। और मैंने कोई चीज़ 10 साल पहले सीखी है, आज भी मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, देन आई एम नॉट यूजिंग दोज मसल्स। लेकिन अगर हर 4 साल में एक न्यू हॉबी क्रिएट कर रहा हूँ, मैं नया कुछ सीख रहा हूँ, तो मेरी फ्लेक्सिबिलिटी इंटैक्ट है। नियोकॉर्टेक्स जो मेरा है वो अजाइल है। ओके, वंडरफुल। तो वो हो सकता है आपको 15 साल के बच्चे में भी मिल जाए, हो सकता है सीईओ में भी मिले। ओके, इसीलिए कहा जाता है द मोर यू लर्न बेटर स्टूडेंट यू बिकम। वंडरफुल। तो मुझे उसी को सिखाने में ज़्यादा मज़ा आता है जो स्टूडेंट माइंडसेट के साथ बैठता है, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चीज़ों को सुनता है। तो चाहे वो उम्र कोई भी हो, पद हो, प्रतिष्ठा। सर, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पे नई नई चीज़ें आ रही हैं और फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन है। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा चलती है जो नॉर्मल कंटेंट कंज्यूम होता है, उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। मैंने भी काफ़ी पढ़ा और सुना है, लेकिन मैं आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में विचार आप किससे समझना चाहता हूँ, थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल फेमस है जी। और आज के जनरेशन में ज़्यादा है, क्योंकि हर कोई इंसान ना कुछ तो पाना चाहता ही है। राइट। और उसी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनको एक होप दिलाती है कि अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर इसको आप साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस पर्सपेक्टिव से देखो, जी। दिमाग में हमारी एक वायरिंग सिस्टम है, लिम्बिक सिस्टम हमारी है जी। एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है और एक हिप्पोकैम्पस है। वो तीनों को मिला के एक न्यूरल नेटवर्क है जिसको कहते हैं RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। बिल्कुल। तो वो सहायक होती है आपको वो चीज़ें दिखाने में जो चीज़ें आप सोच रहे हो। तो उसमें वो एक बड़ी कहावत होती है जो शाहरुख खान की मूवी ओम शांति ओम में भी थी, जी। किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश करती है। राइट। What people miss, वो कोशिश करती है, मिलाती नहीं है। मिलाती नहीं है, मिलाती नहीं है, वो कोशिश करती है। इसका मतलब क्या है, इफ आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग एंड आई वांट टू अटेन दैट, सो वो चीज़ें मुझे दिखेगी बहुत, जी। यहाँ भी दिखेगी, वहाँ भी दिखेगी, वहाँ भी दिखेगी। सो वो मुझे और इंस्पायर करती हैं कि उस फील्ड में मेहनत करना। सो ये मेहनत का सब्सटीट्यूट नहीं है, डिसिप्लिन का सब्सटीट्यूट नहीं है, ना कि डेडिकेशन का है। आप जो चीज़ें प्राप्त करना चाह रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको उस दुनिया में रखता है। राइट। उसकी इंडिकेशन देता है ताकि यू स्टे इंस्पायर्ड, यू स्टे ऑन ट्रैक, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, आपको हर जगह आपके गोल के संबंधित चीज़ें नजर आए। तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बट मैं यही कहना चाहूँगा सभी को कि ये रिप्लेसमेंट नहीं है, सब्सटीट्यूट नहीं है मेहनत की, डिसिप्लिन के, डेडिकेशन की। वंडरफुल। अब यहाँ पे ना दो कॉन्सेप्ट हैं, तो इस पे अक्सर कंट्रोवर्शियल आता है। एक है पीक परफॉर्मेंस, या जिसे हम बोलते हैं 10x, ठीक है, आजकल वर्ड चला हुआ 5x, 10x, 20x। और दूसरा आता है कि कंटेंटमेंट। तो ये दोनों सिमिलर हैं या अलग अलग रास्ते पे एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं? इस पे काफ़ी रिसर्च हुई है फंक्शनल MRI स्कैन तक। मिहाली एक प्रोफेसर हैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में, तो उनका एक कॉन्सेप्ट है फ्लो। ओके। जब हम कहते हैं ना कि ये प्लेयर फॉर्म से बाहर हो गया, या आज ये प्लेयर फॉर्म में है, या सिंगर के सातों सुर लगे हैं, आज धुन में है, अब अरिजीत सिंह बन चुका है। हाँ, मतलब उसमें क्या है, कई काम में आप इतने लीन हो जाते हो कि दो चीज़ों का ध्यान नहीं रहता आप में, एक समय और स्थान। जैसे बचपन में वंडरफुल, हम कई बार फुटबॉल खेलते थे, घर आके पता चलता था कि पैर में चोट लगी है, खून निकल रहा है, लेकिन उस वक्त उसका एहसास नहीं हुआ क्योंकि आप उसमें लीन थे। जब तक मम्मी ने नहीं देखा, जब तक नहीं पता चला, या हमें एहसास नहीं हुआ, खेल खत्म होने के बाद एहसास होता है। राइट। तो उसको मिहाली ने कहा कि आप फ्लो में हो, हम कहते हैं उसमें लीन हो गए, मगन हो गए, आपका सारा मन दिल सब उसी पे लगा हुआ है। तो अब ये जो फ्लो स्टेट है वो कंटेंटमेंट का है, क्योंकि उस वक्त आप कुछ और नहीं सोच रहे हो, आप सिर्फ उसी काम में कर रहे हो। वो एक्टिव में भी हो सकता है, आप क्रिकेट खेलते हो, आप लिखते हो, आप पढ़ते हो, या पैसिव में भी हो सकता है, आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हो,
आप एक नृत्य देख रहे हो, संगीत सुन रहे हो, किसी में हो सकता है। अब क्यों यह ज़रूरी है कंटेंटमेंट और पीक परफॉर्मेंस? पीक परफॉर्मेंस क्या करते हैं, आप देखोगे चाहे कोई तबला वादक है वो 40 साल तबला बजाते हैं, कोई क्रिकेटर है वो 24-25 साल क्रिकेट खेल रहे हैं, एक ही काम को कर रहे हैं, तो आम इंसान को लगता है तो बोरियत हो जाएगी। और पीक परफॉर्मर हम बने कैसे? बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग दैट एंड आई हैव बीन डूइंग इट फॉर इयर्स। गैलप एक संस्था है जो एम्प्लॉय एंगेजमेंट स्टडी करती है। राइट। गैलप ने ये पाया कि एक एवरेज इंसान जो काम करता है, चाहे वो अपना काम करे, चाहे कोई कॉरपोरेट में काम करे, संस्था से जुड़ा हो, 8-10 घंटे का जो उसका ड्यूरेशन है, उनमें से फ्लो में मैक्सिमम 2 घंटे रहता है। मैक्सिमम 2 घंटे रहता है, वो फ्लो में रहता है, लीन हो जाता है। हो सकता है ट्रबल शूटिंग हो, एक्सीजेंसी इमरजेंसी में कोई काम हो, उस वक्त समय स्थान का ध्यान रहता नहीं। एंड जब आप फ्लो में रहते हो, दैट इज योर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, जिसको आप पीक परफॉर्मेंस कहते हैं। अब आप सोच के देखो, एक 20 साल का लड़का है, वो एक कंपनी ज्वाइन करता है, उसके पास काम करने के लिए मान लो 8 घंटे ड्यूरेशन है, और एक सैलरी पे काम कर रहा है। अब 20 साल के बाद वो 40 साल का हो गया। राइट। अब वो चाह रहा है मैंने 10x सैलरी हो, 15x सैलरी हो, अब कभी 60 का होगा, फिर कह रहा है 20x सैलरी हो। ड्यूरेशन तो उतनी रही उसकी काम करने की, 8 से 10 घंटे काम करेगा। तो व्हाट दे डू एग्जैक्टली बिग परफॉर्मर्स, ये जो फ्लो टाइम है, 2 घंटे लगन से काम किया, अब वो 2 को 2.5 करते हैं, 2.5 को 3 करते हैं, 3 को 4, 4 को 7। ये फ्लो टाइम को आप बढ़ा सकते हो। वंडरफुल। क्योंकि आपकी जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है काम करने की, उसकी अपर लिमिट है। आप 8 घंटे का 18 घंटे कर सकते हो, किसी दिन 20 घंटे कर सकते हो, 24 घंटे नहीं कर सकते, 24 का 48 नहीं कर सकते, भी नहीं कर सकता। तो फ्लो टाइम को बढ़ाना होता है। सो ब्रेन उस समय स्थान को हटा के वो लीन हो जाता है काम में। सो दैट इज पीक परफॉर्मेंस एंड कंटेंटमेंट उसी में है। ओके, तो दोनों अलाइंड है, दोनों अलाइंड है, दोनों अलग अलग नहीं, अलग अलग नहीं है। नहीं है। तो अब सर 2-3 क्वेश्चन है, रैपिड, थोड़ा सा फास्ट में इसमें पूछूंगा कि एक एक चीज बताइएगा। एक ऐसी ट्रेनिंग जो मैं सेगमेंट बोलूं, आप ही बताओ इस सेगमेंट को सबसे ज्यादा इस ट्रेनिंग की जरूरत है। सबसे पहले है कि जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं, क्या उन्हें किसी ट्रेनिंग की जरूरत है? उनको ट्रेनिंग की जरूरत है वैल्यूज की। राइट। क्योंकि वैल्यूज एक आधार क्रिएट करती है डिसीजन मेकिंग के लिए। वंडरफुल। अगर वैल्यूज क्लियर होंगी तो पथ से भटकने के चांसेस कम होंगे, जीवन में कठिनाइयों का सामना अच्छे से कर पाएंगे। 10 से 18 साल के बच्चे को 10 से 18 साल में डिसिप्लिन की ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि भटकाव के मौके बहुत मिलेंगे। और साइकोलॉजी के हिसाब से 10 से 18 साल में नियोकॉर्टेक्स हमारा उतना डेवलप नहीं हो पाता जो रैशनल ब्रेन है, और लिम्बिक ब्रेन इज एक्टिव एंड दैट मेक्स अस इम्पल्सिव। इसलिए उस उम्र में बच्चे कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिसमें उनका कंट्रोल नहीं है, एंड देन दे से आई वाज कैरिड अवे, सिचुएशन हावी हो गया, मेरे से गलती हो गई, मैं जान नहीं पाया। सो उस समय हमें डिसिप्लिन की ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं 18 से 25 साल में। 18 से 25 में अगर हिंदुस्तान को मैं देखूं, वर्क एथिक्स की बहुत ज़रूरत है। वंडरफुल। क्योंकि उस समय आपका काम शुरू होता है। अभी तक जो नॉलेज आपने गेन किया है उसके लिए आपने पैसे दिए हैं, या आपके माता पिता ने दिए, स्कूल को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को। अब आपको पैसे मिलने शुरू हुए, सो दैट मेक्स यू मोर रिस्पॉन्सिबल। सो वर्क एथिक्स वहाँ स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि यही करना है आपको 40 साल और, चाहे अपना काम करो चाहे किसी संस्था में। इससे अगला सेगमेंट है 25 से 35। 25 से 35 में जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, खाली काम में नहीं बढ़ती, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, बच्चे होती है, EMIs बढ़ जाती हैं। और अगर कॉरपोरेट में भी कोई है तो वो लीडरशिप रोल में आने के चांसेस ज़्यादा है। अब आप सिर्फ अपना काम नहीं कर रहे हो, आप लोगों को साथ लेके चलते हो। राइट। लेकिन पूरी जो आपकी पढ़ाई है दैट इज मोर इंडिविजुअल, लेस एज अ टीम प्लेयर। ओके। इंडिविजुअल ओरिएंटेशन आपकी, आप खुद पढ़ते हो, खुद एग्जाम देने जाते हो, खुद की मार्कशीट लेके आते हो। अब जो उस उम्र में जहाँ बात कर रहे हो, जहाँ लीडरशिप पोजीशन पे आ गए हो, आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो सक्सेस है, दैट इज नॉट डिफाइंड बाय व्हाट यू हैव अचीव्ड, दैट इज ऑल्सो डिफाइंड बाय हाउ मेनी अदर्स हैव बीन सक्सेसफुल बाय योर सक्सेस। वंडरफुल। बाकी कितने लोगों को आपने सक्सेसफुल कराया। और वो जो पीपल स्किल है,
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपल अराउंड यू, वो परिवार में भी रिफ्लेक्ट करता है और कंपनी में भी रिफ्लेक्ट करता है। अब 35 to 45, 35 to 45 अगर सब कुछ हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि बच्चे एक उम्र में पहुंचे होंगे, आपकी फिजिकल कैपेसिटी एक लेवल पे पहुंची होगी, तो उस वक्त आपने जीवन के ना ऑलमोस्ट, अगर आप मिड लाइफ कहें, जो एवरेज एज अगर 75 हम मानते हैं, जो आंकड़े कह रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के, तो मिड लाइफ इज नाउ नॉट 50, इट इज 38। तो आपके जो एज ब्रैकेट में उसमें आ गया, मिड लाइफ में पहुंच गए, तो आपने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे हैं, कई उतार चढ़ाव देखे हैं, और लगभग हर खुशी को आपने उपभोग किया होगा। राइट। आप मॉल्स गए, मूवीज गए, गाड़ियां चलाई, हवाई जहाज में बैठे, वेकेशन गए, दुनिया घूमी, बहुत सारी चीजें कर ली होगी जी। अब मुझे लगता है, हालांकि हर किसी की जीवन जर्नी अलग होती है, लेकिन अगर जनरलाइज अगर मैं करूं या अपनी बातें करूं, तो मुझे लगता है एक उम्र के बाद ना एक ठहराव आना बड़ा ज़रूरी है, और वो आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लेवल पे हो सकती है। वो मटेरियलिस्टिक लाइफ खाली उससे नहीं होगा। तो वो जो एक्सपेंशन है या जो कंटेंटमेंट आपने पहले कही थी, वो स्पिरिचुअल टेंज बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कुछ आपने तब तक देख लिया होता है। नाउ यू नीड टू गिव बैक टू सोसाइटी। राइट। अब है 45 to 60। 45 to 60 में देखिए ठहराव तो बढ़ेगा ही, गिविंग बैक टू सोसाइटी भी बढ़ेगा, क्योंकि जो 20 साल की उम्र में एक इंसान की अचीवमेंट की नीड थी, अब वो कंट्रीब्यूशन की होनी चाहिए कि व्हाट कैन आई गिव टू माई चिल्ड्रन, टू माई ग्रैंड चिल्ड्रन, टू पीपल जो मेरे आसपास हैं बट मेरी ज़रूरत उनको है। तो या तो मैं पैसों से उनकी मदद कर सकता हूँ, या तो मैं ज्ञान से कर सकता हूँ, या मैं अपने समय से कर सकता हूँ। जो भी मेरे पास है वो मुझे कैसे कंट्रीब्यूट करना है उसके बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सो दैट आई कैन कंट्रीब्यूट मोर टू पीपल अराउंड मी। अब आती है सर एक ऐसी कैटेगरी जो हमारे देश में लोग उस उम्र के बाद खुद को कहीं ना कहीं काम करने के योग्य मानना छोड़ देते हैं, वो है 60+। जबकि अगर आप पूरी दुनिया में देखें, जो भी बिजनेस लीडर्स हैं, टॉप बिजनेस लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो इसी एज ब्रैकेट में आते हैं। चाहे हमारे मोदी जी हो, चाहे ट्रम्प साहब हो, या किसी और देश के कोई राष्ट्राध्यक्ष या टॉप बिजनेस टाइकून्स हैं, वो भी आज इसी कैटेगरी में। बिल्कुल सही है। तो एक आम आदमी या जो नौकरी कर रहा था, वो 60 साल के बाद अपने आप को खराब, बेकार या ऐसा क्यों मान लेता है? मैं ज़्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ, 0.1% लोगों की हटा के, कि उन्हें लगता है कि अब वो कुछ और काम नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है? ये उन्हें क्या सिखाना चाहिए? उनकी ना एक मानसिकता बनी है कि रिटायर हो गया। राइट। तो एक इंसान जो रोज सुबह उठता था, एक समय पे ऑफिस जाता था, 8-10 घंटे मेहनत करता था, एक रूटीन बनी हुई थी, उसको अचानक से कहा जाता है कि अब आपकी कंट्रीब्यूशन की हमें आवश्यकता नहीं है, अब आप रिटायर हो गए। तो उस समय की जो एज है, दैट इज मोर सोशली ड्रिवन रिटायरमेंट। लेकिन जो आप कह रहे हैं, जो इस बंधन में नहीं है, चाहे वो कोई लॉयर है, चाहे डॉक्टर है, चाहे पॉलिटिशियन है, चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग हैं, जो शायद क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं लेकिन कमेंट्री पे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, उनको ना रिटायर का मतलब होता है रीअटायर। आपको अपनी अटायर चेंज करनी है, जैसे पोशाक हम चेंज करते हैं, रोल चेंज कह सकते हैं। रोल चेंज करो, आप अटायर चेंज करो। ये उम्र एक दी गई है, वंडरफुल। और हर देश में इसकी परिभाषा अलग है, कहीं 55 है, कहीं 58 है, कहीं 60 है, कहीं 65 है। लेकिन क्योंकि सीखने की कोई उम्र होती नहीं होती, कंट्रीब्यूट करने की भी कोई उम्र नहीं होती। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि रादर मुझे लगता है वी कैन लर्न मोर फ्रॉम पीपल हु हैव रीच्ड दैट एज, बिकॉज दे हैव 3 E's, एक्सपीरियंस भी है, एक्सपर्टीज भी है, एक्सपोजर भी उनके पास ज़्यादा है। वंडरफुल। तो दे शुड डू मोर इन कंट्रीब्यूटिंग टू द यंगर जनरेशन। मुझे लगता है सर, हमने एक छोटे से पॉडकास्ट में आपकी जो बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं उनका सार ले लिया है। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, एक ऐसी ट्रेनिंग जो आपको लगता है कि वो एक सिर्फ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को नहीं, मैं ज़्यादातर मिलता हूँ MSME लोगों से, उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एक ऐसी चीज़ जो उन्हें सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए, उन्हें आनी चाहिए, वो आपके माध्यम से या किसी के भी माध्यम से
उन्हें जरूर सीखना चाहिए, वो ऐसी ट्रेनिंग कौन सी है? एमएसएमई के लिए तो बहुत ट्रेनिंग होती है और आप भी जानते हैं। हाँ, लेकिन मुझे लगता है जो लीडरशिप का पहलू है जी, एमएसएमई में कोई भी इंसान पहुंचा है वो अचीवर ज़रूर है, राइट। और वो इंडिविजुअल लेवल पे बहुत ही सक्सेसफुल इंसान है। लेकिन एक समय आता है जब लोगों को साथ लेके चलना है, उसमें कई स्किल आती हैं, डेलीगेशन है, टीम कोऑर्डिनेशन है। उस चीज़ों पे ज़रूर होना चाहिए कि आप जैसे सारे नहीं होंगे, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन डिफरेंट लोगों को लेके एक जो कलेक्टिव एनर्जी है उसको चैनलाइज करना आपको आना चाहिए। हमें क्या लगता है कई बार हम एक लेवल पे जो पहुंच जाते हैं, या तो मेरी तरह ही सब हो, या मैं ही हूँ, मैं सर्वत्र विद्यमान हूँ, जो पॉसिबल नहीं है। नहीं है। वहाँ मेरी जो ग्रोथ है रुक जाती है, क्योंकि लोग मुझे मदद करना चाहते भी हैं लेकिन मुझे वो मदद लेना शायद अच्छा नहीं आता। तो एक लेवल के बाद आई गेट स्टक। राइट। तो जितने भी इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर इफ़ यू लुक अराउंड विथ अ लर्निंग माइंडसेट, विथ फ्लेक्सिबिलिटी, और आप देखेंगे आपके पास बहुत ऐसे लोग हैं जो बड़े डाइवर्स फील्ड के हैं, डिफरेंट माइंडसेट के हैं, डिफरेंट जर्नी कर चुके हैं, लेकिन आपको वो और मजबूत बनाएंगे। राइट। राजा महाराजा अपने पास वो सारे लोग रखते थे जो अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट होते थे। एक्सपर्ट होते थे, उस चीज के मास्टर होते थे। हाँ, और उनको वो उतने सम्मान से रखते थे। अकबर बिरबल की स्टोरी हमने सबने सुनी है। जी, मतलब ये समझे कि जो एमएसएमई को ये नहीं करना चाहिए कि सब कुछ मैं ही करूंगा। हाँ, सब कुछ मैं करूंगा एज अ बॉटलनेक, और वो आपकी अचीवमेंट है, लेकिन लोगों को हो सकता है एरोगेंस लगे। डेलीगेशन करना चाहिए, जो जिसका एक्सपर्ट है उससे करना चाहिए। और अगर कोई है इंटेलिजेंट उसको उतने सम्मान के साथ रखना चाहिए। बिरबल इंटेलिजेंट था जी, ना, उसने राजा बनने की कोशिश की, ना अकबर ने उसको कभी महसूस कराया कि तू ही क्यों इंटेलिजेंट बने हर चीज में। तो जो आपके पास लोग हैं, अगर ड्यू रिस्पेक्ट के साथ आप उसको रखते हो, इंटेंट के साथ, तो फिर जो एमएसएमई में सवाल है, डेलीगेशन करना आसान है। सर थैंक यू वेरी मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। तो अब मैं चाहूँगा कि 2 मिनट में, एक तो आप यहाँ पे आए, तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी तरफ से, और इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में आपके 2 शब्द प्लीज़। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर आशीष का, और आप जो प्रयास कर रहे हैं अपने पॉडकास्ट के माध्यम से डिफरेंट लोगों से बातचीत करके अपने दर्शकों के जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करना, ये बहुत अच्छी बात है। और एक बात डॉक्टर आशीष ने जो कही है कंटेंटमेंट की और पीक परफॉर्मेंस की, तो सारे दर्शकों में ये कहना चाहता हूँ कि दे आर वेल अलाइंड। तो जीवन में कोई भी काम करे, एक चीज़ का ध्यान रखें, डू व्हाट यू लव। ये आप सभी ने सुनी है कि जो पसंद आता है आप उसी काम को करें। लेकिन जीवन में कई पड़ाव वैसे आएंगे, डू व्हाट इज़ नीडेड, उसकी अहमियत को समझे। कई चीज़ें ज़रूरत होती है, बच्चे की अगर वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, दैट इज़ मे नॉट बी व्हाट आई लव टू डू, बट दैट इज़ नीडेड। तो अगर ये दोनों को साथ लेके आप चलते हैं, डू व्हाट यू लव एंड डू व्हाट इज़ नीडेड, तो फिर जीवन आपके साथ अच्छे से पेश आती है। तो दोस्तों, आज ये सेशन इतना अच्छा मुझे लग रहा है कि मुझे लगता है सबके साथ मैं बातचीत करता रहूं, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है, इसलिए मुझे इस बातचीत को अभी पूर्ण विराम नहीं कहूँगा, अल्प विराम जरूर देते हैं, क्योंकि हम दोबारा मिलेंगे, दोबारा बातें करेंगे। और मैं चाहूँगा सर के पास जो नॉलेज है, जो विजडम है, वो आप लोगों तक पहुँचनी चाहिए। उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, या किसी अन्य महत्वपूर्ण हस्ती से आप मिलना चाहते हैं, उन्हें सुनना चाहते हैं, तो उनका नाम जरूर कमेंट में डालिए। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उन शख्सियत को, उन व्यक्ति को आप तक लाऊं, उनके पास जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो आप तक पहुंचे। और ये जब पहुंचेगा जब आप इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और साथ ही साथ आप उन लोगों को जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, ऐसे अपने दोस्तों पे ये वीडियो जरूर भेजिए। और साथ ही साथ हम फिर से मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।